एग्जिट पोल का एक अपना महत्व है, लेकिन कई बार ठीक भी नहीं बैठते। पर लेकिन सामान्यतः ये एक अध्ययन में आया है कि 76% जो है एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। भरतपुर ज़िले में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1 से 2 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती हैं, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। उसकी वजह यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें नेक टू नेक फाइट है। अपने ज़िले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष हैं। यानी कि 5 मंत्रियों की किस्मत को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मतदान जो हुआ है उसके बाद जनता की जो आवाज़ आपने भी सुनी होगी, 5 मंत्रियों की जो किस्मत है क्या वास्तव में ही दांव पे लगी हुई है या फिर इनकी किस्मत बच सकती है? 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, जिसको लेकर तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं और कई एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता में जाते हुए दिखा रहे हैं तो कई एग्जिट पोल बीजेपी को मजबूत दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो इन एग्जिट पोल से निकल के सामने आई है कि वेव किसी की नहीं चली। जैसे हर बार बीजेपी या कांग्रेस की चलती थी, इस बार हवा किसी की नहीं चली। इसका मतलब तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो अन्य लोग हैं, चाहे थर्ड फ्रंट का बात हो, चाहे बीएसपी की बात हो, चाहे निर्दलीय हों, जो 2018 विधानसभा चुनाव में 27 जिनकी संख्या थी, बताया जा रहा है अगर इनका अदर्स का संख्या बल ज़्यादा बढ़ता है तो फिर दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इनका संख्या बल बढ़ने के बाद अगर 100 के आंकड़े को कोई भी पार्टी नहीं छूती है तो फिर सत्ता में किसको बैठना है ये डिसाइड ये अन्य लोग करेंगे। और अन्य की कितनी भागीदार रहेगी ये तो समय बताएगा 3 दिसंबर को। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है उसको लेकर एक तरफ तो बीजेपी की धड़कन बढ़ जाती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी लोग अनुमान तो यही लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जो योजना है और कांग्रेस की योजनाओं के चलते आम जनता जो खुश है, विधायकों से हालांकि नाराज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं योजनाओं का असर इस चुनाव में देखने को मिला है। और ख़ासकर दलित समाज पूरे राजस्थान का कांग्रेस की तरफ उन्होंने रुख किया है इस चुनाव में, ये भी बात सामने आई है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर पत्रकार हैं प्रमोद कल्याण जी। प्रमोद जी, सबसे पहले तो एक सवाल यही कि एग्जिट पोल आ चुके हैं और राजस्थान में क्या लगता है, कुछ एग्जिट पोल बीजेपी की सत्ता बताते हैं तो कुछ कहते हैं कांग्रेस की बनने वाली है। आखिर इसका अनुमान क्या लगाया जाए? देखिए, एग्जिट पोल जो है एक अनुमान तो होता ही है, पर लेकिन जिस प्रकार चावल की हाड़ी में 1-2 चावल देख के उसका एक अंदाज़ लगाया जा सकता है कि चावल पके कितने पके हैं, इसी प्रकार एग्जिट पोल का एक अपना महत्व है। लेकिन कई बार ठीक भी नहीं बैठते। पर लेकिन सामान्यतः ये एक अध्ययन में आया है कि 76% जो है एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो जो एग्जिट पोल आए, मुझे लगता है कि लगभग वो स्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि अपन भरतपुर ज़िले की बात करें तो भरतपुर ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें 3 से 4 सीट मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को मिल सकती है। तो इस आधार पर जो एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं तो वो संभवतः हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पिछले चुनाव में यहाँ 0 पे थी। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि पूरे पूर्वी राजस्थान में बीजेपी जो थी वो 0 पर थी और बीजेपी को अगर 0 से नंबर 2 या 3 या 4 पर पहुंचना पड़ रहा है तो इसका मतलब बीजेपी को फ़ायदा तो हो रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है प्रमोद जी, कांग्रेस भी डाउन नहीं हो रही है, कांग्रेस का 0 पे नहीं आ रही है कांग्रेस, जैसे 2018 में बीजेपी आई थी। भरतपुर ज़िले में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1 से 2 सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती हैं, लेकिन ये आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। उसकी वजह यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें नेक टू नेक फाइट है। यानी ऐसा लगता है कि 2-4 हज़ार की वोटों पे ही जो है अंतर से जो है हार जीत हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सटीक अनुमान मतगणना से पहले लगाना ज़रा कठिन सा है। फिर भी अपने ज़िले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष हैं, जिसमें भरतपुर है, कामा है, नगर है, बयाना है। अब वहां जब 3 जगह वोटों का बंटवारा होगा तो बहुत कम मार्जिन पे जो है हार जीत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में परिणाम कुछ भी उलटफेर वाले हो सकते हैं। अच्छा, ये बैर की जो बता रहे हैं, भजनलाल जाटव PWD मंत्री वहाँ से लड़े, 2 बार से लगातार विधायक थे, काफ़ी नाराज़गी लोगों में देखी गई, तो उसका फ़ायदा बहादुर कोहली को मिल सकता है क्या, जो बीजेपी प्रत्याशी हैं? क्योंकि 2 बार विधायक, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और कह रहे हैं कि बहादुर कोहली काफ़ी मजबूत हैं और कमज़ोर हो रहे हैं भजनलाल। देखिए, बैर विधानसभा सीट पे सीधा मुकाबला है, वहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है।
इस सरकार में निश्चित रूप से बहुत सारे काम कराए गए, लेकिन मैंने विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान और सभाओं की कवरेज के दौरान मैंने ये देखा कि जो सरकार ने जो योजनाएं चलाई उनका जो लाभ लोगों ने उठाया, वो चुनाव की तिथि आते 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 उनका प्रभाव समाप्त हो गया। लेकिन ये ज़रूर रहा कि जो सरकार के खिलाफ एकदम एंटी इनकम्बेंसी रहती है वो भी जो है प्रभावी नहीं थी। लास्ट में चुनाव जो है जाति पे और चेहरों पे आके अटक गया। जो जहाँ प्रभावशाली जाति है और उस जाति का कैंडिडेट है तो उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे आपने मुझे वैर का कहा, तो वैर में जो जाति का समीकरण है वहाँ जाट और गुर्जर जो समुदाय है वो ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। पायलट फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है और अन्य जातियों का भी जो है समीकरण, जो सियासी समीकरण जो है उलट फेर वाला है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ बीजेपी जो है अपर हैंड हो सकती है। एक बयाना की भी बात चल रही है कि ऋतु बनावत जो 2 बार से हार रही थी, बीजेपी से भी लड़ी, निर्दल लड़ी, 5000 के समथिंग मतों से वो रह गई। इस बार हमारी काफ़ी गुर्जर समुदाय से वहाँ बात हुई तो उनका कहना था कि हमने पूछा सचिन पायलट आएंगे तो वो पहले की तरह ही आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तब उनमें नाराज़गी थी कि सचिन पायलट को चूल तरह से मतलब अथा वोट हमने दिया 2018 में, लेकिन सीएम नहीं बने, इसलिए हम ना कांग्रेस के ना बीजेपी के, इस बार हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं बीजेपी के ऋतु बनावत का एक काफ़ी शोर मच रहा है कि वो निर्दलीय निकल सकती हैं वहाँ से। सचिन पायलट आए भी थे, अगर सचिन पायलट की वोट आधार पर वोट अगर अमर सिंह को जाती हैं तो फ़ायदा सीधा बीजेपी को होता है। तो मुझे लगता है वहाँ ऋतु बनावत का जो हल्ला मच रहा है ये सच है क्या? ऐसा लगता है ऋतु बनावत ने, ये उनका तीसरा चुनाव है, पिछले जो 2 चुनाव हुए उनमें वो दोनों बार दूसरी पोजीशन पर रही थी और उनके प्रति कुछ सहानुभूति है। एक महिला होने का भी उनको लाभ मिल सकता है, एक पढ़ी लिखी महिला है। वहाँ उनके साथ नेगेटिव केवल यही है कि वो उनकी खुद की जाति का कोई वोट नहीं है। लेकिन इस चुनाव में जो टिकटों के वितरण को लेकर जो कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, इस कारण से जो है बीजेपी का बहुत बड़ा वर्ग, जिसे आरएसएस का कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, वो इस बार ऋतु बनावत के साथ हमने लगते हुए देखा है। और खुद ऋतु बनावत का ये मानना है कि मेरी जो है टक्कर जो है कांग्रेस पार्टी से है और पायलट के आने से कुछ असर तो आया, सचिन पायलट जी की सभा हुई तो कुछ असर तो आया, लेकिन बहुत देरी से सभा हुई थी और तब तक मुझे लगता है शायद गुर्जर समुदाय में जो पायलट को सीएम नहीं बन पाने की जो नाराज़गी थी वो उसका असर ज़्यादा रहा नहीं और काफ़ी बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय का वोट शायद ऋतु बनावत को मिल सकता है। ये एक फ़ायदा बता रहे हैं लोग, फ़ायदा हो सकता है। दूसरा प्रमुख जी, पूरा अगर हम भरतपुर संभाग की बात करें, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, 18 में बीजेपी की सोवरानी थी धौलपुर से, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आज वो कांग्रेस से लड़ी हैं, यानी शून्य पर थी, हम ये कह सकते हैं। अलवर में 2 सीट आई थी इनकी मात्र, तो दौसा में भी सुपड़ा साफ हो गया। तो अब पूर्वी राजस्थान का जो ERCP जो मुद्दा था वो भी मुझे लगता है ख़त्म हो गया चुनाव आते आते, जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव हुआ है। अब 19 सीट की अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान में, तो क्या लगता है 0 से कितने तक जाने की संभावना हो सकती है बीजेपी की? पिछले 2018 का चुनाव छोड़ दें तो पहले जो 2013 का और 2005 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी पूर्वी राजस्थान में लगभग 11 और 12 सीटें लेती आई है। पार्टी का दावा तो खैर 14-15 का है कि 15 सीटें तक हम ले सकते हैं बीजेपी वाले, पर लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस बार वो ठीक स्थिति, मतलब आधी सीटें जीत सकते हैं, मतलब 9-10 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। जिस तरीके के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में और भरतपुर में समीकरण जो जाति का समीकरण हुए हैं वो काफ़ी जो है बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा सा बीजेपी ने शायद ठीक किया है और कांग्रेस ने चेहरे ज़्यादातर रिपीट किए और चेहरों को लेकर कुछ नाराज़गी मतदाता में थी। जो ये बातें विभिन्न सर्वे में भी जो है सामने आई थी कि सरकार के खिलाफ नाराज़गी नहीं है, जो विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब वो कहाँ पे कितनी प्रभावी होगी ये 3 तारीख को सामने आ पाएगा। अच्छा, एक सवाल और, हमारे संभाग में 5 मंत्री हैं, रमेश मीणा करौली सपोट्रा से हो गए, भजन लाल हो गए, विश्वेंद्र सिंह हो गए, डॉक्टर सुभाष गर्ग और जायदा हो गई, यानी कि 5 मंत्रियों की किस्मत को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या मतदान जो हुआ है उसके बाद जनता की जो आवाज़ आपने भी सुनी होगी,
पांचों मंत्रियों की जो किस्मत है क्या वास्तव में ही दाव पे लगी हुई है या फिर इनकी किस्मत बच सकती है कुछ लोगों की? मुझे लगता है कि इस बार ये पांचों मंत्रियों के जो चुनाव क्षेत्र हैं वहाँ नेक टू नेक फाइट है। तो ऐसे में वो कितना अपने विकास कार्यों के बलबूते पे वोट ले पाएंगे ये पता चलेगा। पर लेकिन जो फील्ड में जो रिपोर्ट आई है, फील्ड की रिपोर्ट ये है कि विकास कार्यों पे चुनाव नहीं हुआ है, जाति के आधार पे हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भरतपुर ज़िले में लगभग 680 बूथ ऐसे हैं जिनमें औसत जो ज़िले का औसत था 72% के आसपास, तो उससे प्लस में हुई है। तो यानी जहाँ जिस जाति का बाहुल्य था वहाँ उन्होंने अपने कैंडिडेट के पक्ष में खुद भी वोट डाला और जो दूसरी जाति के लोगों को भी पंचायत चुनावों का हवाला देके और वो वोट भी उन्होंने डलवाया है। तो ऐसे में जो पार्टियों की जो लहर या प्रत्याशी की जो लहर होती है वो दिखाई नहीं पड़ी और जहाँ जिस जाति का बाहुल्य था वहाँ वो उससे संबंधित जो प्रत्याशी है वो हावी दिखाई दिया। लेकिन ये थोड़ा परिस्थिति वहाँ चेंज हो जाती है कामा में, क्योंकि जैसे निर्दलीय प्रत्याशी उनकी जाति समाज का मुस्लिम ही मुख्तार अहमद की बता रहे 50-55 हज़ार वोट काट रहा है। अगर मुख्तार अहमद जायदा की कम्युनिटी का 50-55 हज़ार वोट काट रहा है तो जायदा के लिए तो मुश्किल का सामना हो ही सकता है। निश्चित रूप से जायदा जी को लेके ज़बरदस्त नाराज़गी थी। एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरे जो वहाँ क्राइम की स्थितियाँ हैं और बहुत सारे जो है कई अनियमितताओं के उन पे आरोप लगते रहे। तो इस कारण से उनके मेव समुदाय में ही जो है विरोध का एक बड़ा मुखर विरोध हुआ। और आपको शायद पता है ही कि दिल्ली जयपुर तक जो है जो विरोधी गुट हैं उन्होंने लगातार लॉबिंग की थी और AICC को जो है मजबूरन जो है अपना पर्यवेक्षक भेजना पड़ा। ये बात अलग है कि पर्यवेक्षक की रिपोर्ट शायद जायदा जी के पक्ष में गई और इसीलिए उनको टिकट भी मिल गया, लेकिन वो नाराज़गी दूर नहीं हो पाई और जो युवा जो मतदाता है वो मुख्तार के साथ CA मुख्तार के साथ जाता दिखाई दिया। अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो नौछम जो BJP की प्रत्याशी हैं उनके लिए अनुकूल हो सकती है। यद्यपि शुरुआती दौर में नौछम उसके चौधरी के लिए भी जो है बाहरी प्रत्याशी होने का ठप्पा लगा था, लेकिन बाद में स्थिति बदलते बदलते जो है जो ध्रुवीकरण हुआ और जो वोटों का बंटवारा हुआ है मेवों का, तो वहाँ जो है स्थितियाँ जो है नौछम के अनुकूल हो सकती है। वैसे वहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ लगभग 1,49,000 मेव वोट हैं। अब वो मुख्तार और जायदा में बटने में कितना परसेंटेज उठाते हैं उस पर निर्भर करेगा। पर बाकी आज की स्थिति में जैसा कि आपने भी बताया और सारी जगह से जो रिपोर्ट आ रही है कि मेव वोटों का बंटवारा हुआ है, तो ये BJP की नौछम चौधरी के पक्ष में आ सकता है, उम्मीद की जा सकती है। एक लास्ट सवाल ये है प्रमोद जी, हर टिकट वितरण से पहले की जो बात हम करें तो हर सीट पर BJP के 5-5, 6-6 उम्मीदवार थे, टिकट मिला एक को, तो बगावत भी काफ़ी हुई राजस्थान में टिकट वितरण के बाद, काफ़ी रिवोल्ट हुआ और घमासान इनमें मचा। लोग ये भी कह रहे हैं कि BJP ने ही BJP का नुकसान इस बार किया है, जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने काफ़ी नुकसान करने की कोशिश की है। और पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट कि वसुंधरा को साइडलाइन करने का खामियाजा भी BJP को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो क्या लगता है ये दोनों ही जो फैक्टर हैं BJP के लिए नुकसानदायी होने की उम्मीद की जा सकती है? बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह है कि BJP देश में जो सबसे बड़ा जो पार्टी वोट है ना वो आज की तारीख में BJP के पास है। तो इसीलिए आपको ध्यान हो तो यहाँ अमित शाह आए थे और उन्होंने एक BJP की कार्यकर्ताओं, सीनियर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, तो उसमें एक बात कही थी कि कार्यकर्ता खम्बे को भी अपन खड़ा करेंगे तो उसको भी सिंह मान के चुनाव लड़ना है। तो जब टिकट वितरण हुआ तो उस समय थोड़ा सा विरोध दिखाई दिया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय निकला अब वो विरोध थमता चला गया। मैं जैसे आपको उदाहरण दूं कि नगर सीट पे जो है अनीता सिंह जी ने ये ऐलान किया था कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगी। ऐसे ही नदबई में पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र गौड़ जी ने भी कहा था मैं चुनाव लड़ूंगी। कामा में भी जो है मदन मोहन सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे ही भरतपुर में गिरधारी तिवारी जो है BJP के बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी पर्चा भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में वो सब बैक फुट पे आ गए। और उसकी एक जो मूल जो वजह है ना कि कार्यकर्ता निर्दलीय उसके साथ जो बागी है उसके साथ जुड़ नहीं पाता, क्योंकि पार्टी का बड़ा मजबूत फैक्टर है। अब आप इसमें एक आप सवाल कर सकते हैं कि
ऐसी अगर स्थिति है तो फिर ऋतु बनावत के साथ क्यों नहीं है बयाना में। ऋतु बनावत के साथ थोड़ी सी भिन्न स्थिति है कि वहाँ वो जो वोटर है वो जाति आधार पर ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ जो बीजेपी का जो वोटर है वो उनको लामबंद करने में शायद ऋतु कामयाब हुई हैं, क्योंकि 3 चुनावों का उनके प्रति जो है काम था और लगातार एक्टिव रही वो एक महिला होने के नाते। तो उनका डायरेक्ट कार्यकर्ता से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो इस कारण से मुझे लगता है शायद वहाँ जो बगावत का असर पार्टी में नहीं है। वहाँ पार्टी कार्यकर्ता जो है, हमने जो देखा चुनाव के दौरान, वो पार्टी कार्यकर्ता ऋतु बनावत के साथ भी था। तो कुल मिला के 3 दिसंबर को ही फैसला होगा और जनता ने क्या किया है उसका फैसला, कौन आएगा सत्ता में, कौन सत्ता से बाहर जाएगा, उसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। लेकिन एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही टेंशन का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में इतना ज़रूर बताया जा रहा है, जो मैक्सिमम ग्रुप ने बताया है कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है, 100 के आंकड़े के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सवाल यही है कि अन्य कितनी संख्या में जीत करके आते हैं। राजस्थान तक पर हर चुनाव से संबंधित, हर पहलू से संबंधित खबर आप देख सकते हैं राजस्थान तक पर। बने रहिए हमारे साथ।